Good morning, everybody. What's up? Hope you are doing good. So, welcome to the Business Standard newspaper analysis of 8th of December, that is of today. My name is Rahul Gopulwar, and I am your faculty for general awareness. Some of the news which we are going to discuss today is with respect to DPI, that is Digital Public Infrastructure, interim budget, net interest income, net interest margin, and securities appellate tribunal. So without wasting any further time, let's move on to our first news, and which is with respect to interim budget. Interim budget. What is interim budget? ऐसा बजट जो फाइनल बजट के पहले पेश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, आप उसको इंटरिम बजट बोलते हो। जैसे यार अभी इस साल इलेक्शन होने वाले हैं, अगले साल इन द सेंस मई में जून में आपके इलेक्शन होने वाले हैं। ओके, तो जब न्यू गवर्नमेंट आती है तो उस साल का अपना एक बजट बनाती है और उसको प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में। तो ये कब होगा? जब एक न्यू गवर्नमेंट आएगी मई या जून के बाद, तब एक फाइनलाइज्ड बजट प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट में। बट उसके पहले का क्या? जैसे हमेशा आपका बजट प्रेजेंट किया जाता है 1 फरवरी को, ठीक है, पिछले कुछ सालों से। तो इस साल भी 1 फरवरी को 2024 में बजट पेश किया जाएगा, बट वहां पे मेजर अनाउंसमेंट नहीं किए जाएंगे। नहीं तो आपके फाइनल बजट में क्या होता है, वहां पे बोला जाता है यार हमें इतने स्कीम के लिए इतना पैसा देने वाले हैं, हमने इनकम टैक्स को इतना इतना कम किया है, या फिर इंश्योरेंस पॉलिसीज को हमने 5 लाख के ऊपर की अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है तो हमें उस पे इनकम टैक्स लगाएंगे। तो ये फाइनल बजट में इतनी बड़ी बड़ी चीजें बोली जाती है। फाइनल बजट पे नए स्कीम्स निकाले जाते हैं, उनका बजट डिसाइड किया जाता है, हर मिनिस्ट्री का बजट अलोकेट किया जाता है। तो फाइनल बजट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट। इंटरिम बजट कुछ नहीं यार, ऐसी थोड़ी बहुत छोटी मोटी उसमें चेंजेस की जाती है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा उसमें अनाउंसमेंट किया जाता है। तो वही फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बताया है कि फरवरी 2024 के बजट में आपको कोई भी मेजर अनाउंसमेंट नहीं दिखेगा, बिकॉज दिस इज जस्ट एन इंटरिम बजट। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है बजट दैट विल बी अनाउंस्ड विल जस्ट बी ऑन अ वोट ऑन अकाउंट। ओके, तो यार अभी फाइनल बजट आएगा मई या जून में, आई मीन गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद। तो तब तक के अगर कोई एक्सपेंसेस है तो उसको भी तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा ना। तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने एक्सपेंडिचर के लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल लेती है, उस प्रोसेस को हम वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे पढ़ लो, वोट ऑन अकाउंट क्या है यार, एक स्पेशल प्रोविजन है अंडर विच द गवर्नमेंट स्पीक्स पार्लियामेंट्स अप्रूवल फॉर इनकरिंग एसेंशियल एक्सपेंडिचर required for a limited period of time until a regular budget is presented by a newly elected government. Okay, I hope we are clear here. तो वोट ऑन अकाउंट क्या है यार? ऐसा अप्रूवल है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लिया जाता है पार्लियामेंट के तरफ से, ताकि वो रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर्स बियर कर सके टिल द न्यू बजट, टिल द रेगुलर बजट, और टिल द न्यू गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड। ओके, सीतारमन जी ने ये भी बोला है कि यार जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड टैक्स लगाया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, जो बहुत गलत चीज की गई है। हमने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स के बारे में पढ़ा था कुछ दिन पहले, बट फिर भी उसको एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। यार क्या होता है ना, इंडिया के गुड्स अगर यूरोपियन कंट्रीज में जा रहे हैं तो उन पे टैरिफ तो लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। अगर इंडिया का, अगर हम आम बेच रहे हैं, इंडिया के आम अगर हम यूरोपियन यूनियन में लेके जा रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज में भेज रहे हैं, तो उस पे टैरिफ्स लगता है, टैक्सेस लगते हैं। ओके, तो टैक्सेस लगने की वजह से जो हमारे इंडियन गुड्स होते हैं यूरोपियन कंट्रीज के लिए, यूरोपियन कंट्रीज के रेसिडेंट्स के लिए महंगे हो जाते हैं। ओके, दैट इज ऑल ओके, ये हमें समझता है, ये हमें पता है। बट यहाँ पे ये बोला गया है कि यार एक एफटीए साइन हो रहा है इंडिया और यूके के बीच में।
एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है यूके और इंडिया के बीच में, जहां पे ये बात किया गया है कि इंडिया से जो भी गुड्स यूके में जाएंगे वहां पे जो टैरिफ्स रहेगा वो बहुत कम रहेगा या फिर जीरो टैरिफ रहेगा, जिसके वजह से क्या होगे, यूके में के जो रेसिडेंट्स है उनको इंडियन गुड्स बहुत सस्ते रेट पे मिलेंगे, क्योंकि इंडियन गुड्स पे टैक्स नहीं लगाया जा रहा है या फिर बहुत कम टैक्स लगाया जा रहा है। सो एफटीए इज फॉर रिड्यूसिंग द टैरिफ्स और मेकिंग द टैरिफ्स एज जीरो। ओके, तो यार यहाँ हम प्रोडक्ट्स पे तो जीरो टैरिफ्स लगाने वाले हैं, बट यहाँ पे ये बोला गया है यूरोपियन यूनियन के जो भी कंट्रीज है वो बोल रहे हैं कि कार्बन इंटेंसिव गुड्स अगर उनके कंट्री में आ रहे हैं तो जिसके ऊपर यूरोपियन यूनियन बहुत ज्यादा टैक्स लगाएगी। अभी इसके वजह से क्या हुआ यार, रिलायंस अगर अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता था यूरोपियन यूनियन में एट 100 रुपीज, तो अभी तक उन पे टैक्सेस लगते थे 20 रुपीज के जब वो यूरोपियन यूनियन में जाते थे, तो जिसके वजह से उनका प्रोडक्ट होता था 120 रुपीज का। ओके, बट यहाँ पे अभी बोला गया है क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा कार्बन एमिट करते हैं तो ये यूरोपियन इकोनॉमी के लिए डेंजरस है। तो यूरोपियन इकोनॉमी बोलती है कि अगर हमें ऐसे प्रोडक्ट्स को हमारे कंट्री में एंटर करवाना है तो हम आपके प्रोडक्ट पे ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लगाएंगे। ठीक है, तो पहले 20% लगता था, अभी कितना लग जाएगा, फॉर एन एग्जांपल 100% टैरिफ लगाया जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, 100% का गुड है यार, 100% के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, उस पर टैरिफ लग रहा है 100%, दैट इज 100 रुपीज, तो ऐसा 200 रुपीज का वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो जाएगा आपके यूरोपियन इकोनॉमी में। तो यूरोपियन इकोनॉमी में अगर वो 200 रुपीज का प्रोडक्ट हो गया तो अफोर्डेबल रहेगा क्या वहां के कंज्यूमर्स के लिए? ऑब्वियसली नहीं रहेगा। अगर अफोर्डेबल नहीं रहेगा तो इंडियन गुड्स क्यों खरीदेंगे बाहर के लोग? नहीं खरीदेंगे। तो इसलिए इंडिया बोलती है कि ये जो स्टेप लिया है ना कार्बन टैक्स लगाने का यूरोपियन यूनियन ने, बहुत बेकार स्टेप है। ठीक है, इसके वजह से हमारा कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट्स तो हैम्पर होगा ही होगा, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का बोलना है। तो ये जो कार्बन टैक्स लगाने वाले, ये कब से लगाने वाले हैं? ये लगाने वाले हैं जनवरी 1 2026 से। इंपॉर्टेंट है, याद रखो डेट। ठीक है, बट इस अक्टूबर 1 से, जो अभी पिछले 2 महीने पहले अक्टूबर चले गया, वहां से क्या करना पड़ेगा, जो भी एक्सपोर्टर्स अपने कार्बन इंटेंसिव गुड्स बाहर के कंट्री में भेज रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज में भेज रहे हैं, उनको ये बताना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट्स कितना कार्बन एमिट करते हैं। ये कब से बताना पड़ेगा? अक्टूबर 1 से बताना पड़ेगा। ओके, so this is clear, I guess. Vote on account is clear, carbon border adjustment mechanism is clear, its usage is clear, what the Nirmala Sitharaman says about it, that is also clear. So let's move on to our second news, which is with respect to digital public infrastructure. यार इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? पहले तो समझ लो फिजिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो पब्लिक के गुड्स के लिए बना है, जो पब्लिक के बेनिफिट्स के लिए मिला है, बना हुआ है। ओके, सो पब्लिक गुड्स, ऐसे गुड्स जो पब्लिक के बेनिफिट्स के लिए बने हुए हैं। अब यार फिजिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपके ब्रिजेस, रोड्स, एयरवेज, पोर्ट्स, ये सारे क्या हो गए? फिजिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए। तो इसके वजह से भी तो लोगों का फायदा हो रहा है ना। कैसे? रेलवेज के मदद से आप सस्ते रेट पे एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर सकते हो, कम टाइम में ट्रैवल कर सकते हो। ब्रिजेस बनाई जाती है सब जगह पे, क्यों? क्योंकि आपको ट्रैफिक के वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, तो अगर ब्रिज है तो आप जल्दी से जल्दी ट्रैवल कर पाओगे। हाईवेज बनाए जाते हैं ताकि आपको जो कम्यूट टाइम है, अगर आप सिटी से जा रहे हो तो आपको कम्यूट टाइम ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा, अगर आप हाईवे के थ्रू जा रहे हो तो आपको कम्यूट टाइम कम लगेगा। दिस इज फिजिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, सो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके वजह से लोगों का फायदा हो रहा है, उसको आप फिजिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलोगे। नाउ व्हाट इज मेंट बाय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर?
ऐसा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिजिटली प्रोवाइड किया जा रहा है और जिसके वजह से लोगों का फायदा हो रहा है, उसको आप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलोगे। सर एग्जाम्पल तो दे दो। सर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का आप एग्जाम्पल ले सकते हो यूपीआई, आधार। ठीक है, यूपीआई एक एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि यार ये इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से लोगों का भला हो रहा है ना। लोग 1 सेकेंड में अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि पहले ऐसी चीज नहीं हो सकती थी कुछ सालों पहले। आपके बेनिफिट्स के लिए ही तो है। नेक्स्ट इज आधार। यार आप अगर आधार वेरिफिकेशन कर रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल आप जीरोदा में कोई अकाउंट ओपन करना चाह रहे हो, बैंक में कोई अकाउंट ओपन करना चाह रहे हो, तो कितने जल्दी ओपन हो जाता है आजकल। आपको 5 या 10 मिनट में आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। और स्टॉक मार्केट के ब्रोकर के पास जा रहे हो तो वो भी अकाउंट आपका 10 मिनट में ओपन हो जाता है। क्यों ओपन हो रहा है? क्योंकि आपका जो आधार वेरिफिकेशन है 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जा रहा है। तो बैंक को भी पता होता है कि हाँ आप जेन्युइन कस्टमर हो, आप इंडियन सिटीजन हो, और स्टॉक ब्रोकर को भी पता चलता है आप इंडियन सिटीजन हो। तो आधार की वजह से क्या हो गया, लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो गई। किस केस में? उनको बहुत जल्दी से जल्दी अप्रूवल्स मिल जाते हैं फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि आधार में उनका रिकॉर्ड सेव है। आधार बताता है कि ये बंदा इंडियन सिटीजन है। ओके, तो आधार की वजह से भी आपकी लाइफ बहुत इजी हो गई है। ओके, और क्या आता है डीपीआई में? डेटा एक्सचेंज सॉल्यूशन। मतलब क्या? एक कंपनी अगर दूसरे कंपनी को अगर पर्सनल डेटा सेंड कर रही है कस्टमर्स का, तो वो सिक्योर्ड फॉर्मेट में जाना चाहिए। वो ऐसे फॉर्म में जाना चाहिए जो कोई टैंपर नहीं कर सकता है। वो डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ किया नहीं जाना चाहिए while transferring data from one company to another company। तो इसके लिए भी हमारे पास काफी ज्यादा एप्लीकेशंस है। इसके लिए भी अभी हमने पॉलिसी निकाला है, दैट इज नोन एज पर्सनल डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023। तो ये एक्ट में यही बोला गया है कि कस्टमर के कंसेंट के बिना कोई भी डेटा कंज्यूमर का सेंड नहीं किया जा सकता है फ्रॉम वन कंपनी टू दी अनदर कंपनी। तो अगर आपका डेटा अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, आपका डेटा अगर सेफ है, तो ये किसका फायदा है? हम लोगों का ही तो फायदा है ना। तो digital public infrastructure consists of three things like digital identification, that is Aadhaar, payment infrastructure UPI, data exchange solutions which we have already discussed about। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ना ये तीनों चीजें आ जाएगी, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा एक्सचेंज सॉल्यूशंस। तो यार मान के चलो अभी एक स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप को अपने प्लेटफॉर्म पे यूपीआई टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करनी है, इंस्टॉल करनी है, ताकि वो स्टार्टअप पे जाके हम जैसे कंज्यूमर्स अपने पेमेंट्स कर सके। तो वो स्टार्टअप यूपीआई टेक्नोलॉजी स्क्रैच से बनाएगा क्या? ऑब्वियसली नहीं बनाएगा यार। अगर स्क्रैच से बनाएगा तो उसका काफी ज्यादा टाइम चले जाएगा, उसका काफी ज्यादा मैन पावर चले जाएगा, और जिसके वजह से वो स्टार्टअप का कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर ये स्टार्टअप का कॉस्ट बढ़ जाएगा तो स्टार्टअप सीरियसली लंबे समय तक अपनी कंपनी चला पाएंगे क्या? नहीं चला पाएंगे, अगर वो सफिशिएंट प्रॉफिट्स जनरेट नहीं कर रहे हैं तो। ओके, तो ये तो स्टार्टअप्स का नुकसान हो जाएगा। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि ये जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है ना आपके लिए फ्री है। स्टार्टअप्स को बोला है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए फ्री है। तो आप क्या करो, डीपीआई टेक्नोलॉजी आपके एप्लीकेशन में बिल्ड कर दो, आपके एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर दो। तो क्या हो गया, उसकी वजह से आपको यूपीआई आ गया, और यूपीआई के माध्यम से आपने डायरेक्टली लोगों को इनेबल कर दिया कि वो आपके प्लेटफॉर्म पे आके पेमेंट्स कर सकते हैं। सो कटिंग द लॉन्ग एयर शॉर्ट, स्टार्टअप को स्क्रैच से यूपीआई टेक्नोलॉजी, यूपीआई पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपीआई पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली उनको अपने एप्लीकेशन पे चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, डीपीआई
को ले लेंगे और अपने सॉफ्टवेयर में उसको इंस्टॉल कर देंगे। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, ये स्टार्टअप के पास ऑटोमेटिकली फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीआई की टेक्नोलॉजी आ गई, तो उनको कुछ भी काम नहीं करना पड़ा। सो सी हाउ कूल इज दिस। चलो, तो यही सारी चीजें एक स्टार्टअप करती है, एक बड़ी बड़ी कंपनीज करती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल जीरोधा, हु इज अ स्टॉक ब्रोकर। जीरोधा क्या करेगा, उसको यार आधार वेरिफिकेशन करना है, लोगों का आधार वेरिफिकेशन करना है। तो वो क्या करेगा, नई पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी बिल्ड करेगा क्या लोगों का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए? ऑब्वियसली नहीं। वो क्या करेगा, अपने एप्लीकेशन में डीपीआई इंस्टॉल कर देगा और डीपीआई के माध्यम से उसके पास क्या आ जाएगा, आधार वेरिफिकेशन की टेक्नोलॉजी आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो उसको कुछ काम करना पड़ा क्या आधार वेरिफिकेशन के लिए? कुछ भी काम नहीं करना पड़ा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जीरोधा जैसे कंपनीज का टाइम काफी ज्यादा बच जा रहा है। तो ये क्या है यार, ये स्टार्टअप कंपनीज, ये जो तीन टेक्नोलॉजीज है जैसे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा एक्सचेंज सॉल्यूशंस, इन तीनों को मिलके ही आपका डीपीआई बना हुआ है। तो ये जो डीपीआई है फ्री में यूज किया जा सकता है बाय दी कंपनीज। ओके, तो सी हाउ गुड दिस इज। सो डीपीआई के बारे में मुझे ऐसा लगता है आपको हर एक चीज समझ में आ गई है। जैसे इस साल आरबीआई ग्रेड बी में ओएनडीसी पे सवाल आया था डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में, अगर इस साल अगर डीपीआई पे भी आता है तो आप उस पर आराम से लिखने चाहिए। इसके लिए मैंने इतना डिटेल में आपको बताया है। सो डीपीआई क्या है आपको समझ में आ गया है। ओके, सो एक बार फिर से इसको अच्छे से पढ़ लेना, वही चीजें लिखी हुई है। तो मुझे लगता है कि आप डीपीआई के बारे में अगर 400 वर्ड्स का अगर कोई सवाल आता है तो आप इसको लिख सकते हो। ओके, तो ये रिसेंटली ना आईबीपीएस पीओ मेंस 2023 में भी पूछा गया था कि डीपीआई में है, ये जो डीपीआई है इसमें क्या क्या चीजें आती है। तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन आता है, डेटा एक्सचेंज सॉल्यूशंस आता है, ये आपको पता होना चाहिए था। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। फीमेल लेड इकोनॉमी, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन और इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है सुमन बेरी। उन्होंने बोला है कि अगर इंडिया को हर साल 8% के हिसाब से ग्रो करना है तो फीमेल का इंक्लूजन इन द वर्कफोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने ये कल ही बात किया है ना कि ज्यादा से ज्यादा अगर फीमेल रहेंगे तभी जाके तो हमारा जीडीपी इंप्रूव होगा, राइट? तो इसीलिए फीमेल का वर्कफोर्स में होना काफी ज्यादा जरूरी है और उनका लीडरशिप पोजीशन पे भी होना काफी ज्यादा जरूरी है, जिसके वजह से हम 8% की ग्रोथ कर सकते हैं हर साल। ऐसा नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ने बोला है जिनका नाम है सुमन बेरी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यन। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? नीति आयोग के चेयरमैन इज प्राइम मिनिस्टर। जो भी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे वही आपके नीति आयोग को हेड करते हैं। नीति आयोग के चेयरमैन वही होते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। या टर्म डिपॉजिट्स मतलब क्या? टर्म डिपॉजिट्स इज नथिंग बट द टाइम डिपॉजिट्स। टर्म डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं? आपके एफडी दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट्स, इनको आप टर्म डिपॉजिट्स बोलते हो। तो डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं सर? जो हमारे अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, उसको आप से डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हो। डिमांड डिपॉजिट्स आपका करंट अकाउंट का पैसा, सेविंग अकाउंट का पैसा डिमांड डिपॉजिट्स। टर्म डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट आपका एफडी वाला पैसा और आरडी वाला पैसा, आप उसको टर्म डिपॉजिट बोलते हो। ओके, सो नाम से पता चल रहा है टर्म, टाइम, आपको कुछ टाइम तक वो पैसा आपके अकाउंट में होल्ड करना पड़ेगा। तो अगर किसी को कंफ्यूजन है कि सर इसको याद कैसे रखे, तो आप समझ सकते हो ना। एफडी में आपको कुछ टाइम तक पैसा होल्ड करने की जरूरत होती है, आरडी में भी आपको कुछ टाइम तक पैसा होल्ड करने की जरूरत होती है। तो होल्ड करने की जरूरत होती है मतलब इसमें कुछ टाइम लिमिट लगाया हुआ है ना, इसलिए आप इसको टाइम डिपॉजिट्स बोलते हो और इसको आप टर्म डिपॉजिट्स बोलते हो। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि यार प्राइवेट सेक्टर बैंक का ना, अगर हम ये सेकेंड क्वार्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जो
टर्म डिपॉजिट का कोटा है वो बढ़ गया है। मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास ज्यादा से ज्यादा टर्म डिपॉजिट्स आए हैं अगर हम फोर्थ क्वार्टर 2022-2023 की बात करें तो। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है क्वार्टर टू ऑफ 23-24 में हमें टर्म डिपॉजिट्स इंक्रीज देखते हुए मिले थे व्हेन वी कंपेयर दैट विद फोर्थ क्वार्टर ऑफ 22-23। ठीक है, बट ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक का टर्म डिपॉजिट्स इंक्रीज हुआ है पर पब्लिक सेक्टर बैंक का जो टर्म डिपॉजिट्स है वो कम हुआ है। ओके, मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा लोग, हम जैसे लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास टर्म डिपॉजिट रखना चाहते हैं एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अभी आपके टर्म डिपॉजिट्स पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो राहुल को अगर टर्म डिपॉजिट्स, राहुल को फिक्स डिपॉजिट पे अगर उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है प्राइवेट सेक्टर बैंक से, तो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास जाएगा रादर देन पब्लिक सेक्टर बैंक। ओके, तो राहुल का तो यहाँ पे फायदा है, बट प्राइवेट सेक्टर बैंक दे ही क्यों रहा है वो भी तो समझना चाहिए ना। प्राइवेट सेक्टर बैंक इसीलिए दे रहा है क्योंकि उनके पास लोन की डिमांड काफी ज्यादा आ रही है एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो लोन की डिमांड क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास ज्यादा आ रही है, इसीलिए कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए वो ज्यादा डिपॉजिट्स दे रहा है। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट दे रहा है। और ये डिपॉजिट इसीलिए उनको लिए जरूरी है क्योंकि उनके पास लोन मांगने के लिए काफी लोग आ रहे हैं। तो लोन मांगने के लिए ज्यादा लोग आ रहे हैं तो उनके पास पैसा भी तो होना चाहिए ना। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर बैंक बोलती है कि आप हमारे पास आओ, हम आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा प्रोवाइड करेंगे। ओके, so around 80% of the total funds are parked in FD in the range of 6 to 8%। तो जो भी FD में पैसा है अभी के टाइम पे, उस पे 80% ऑफ द एफडीज में तो 6 to 8% का इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है, विच इज अ वेरी गुड इंटरेस्ट रेट, आई मस्ट से दैट। ओके, बट इसके वजह से क्या होगा, नेट इंटरेस्ट इनकम जो है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है बैंक्स का, वो कम हो जाएगा। कैसे, बताता हूं। नेट इंटरेस्ट इनकम समझ लो। नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब क्या यार, लोन दिया जा रहा है एचडीएफसी बैंक के द्वारा राहुल को, तो वो लोन दे रहा है एचडीएफसी बैंक 14% इंटरेस्ट रेट पे, बट दैट इज एन इनकम फॉर द बैंक। वो इंटरेस्ट इनकम है ना, 100 रुपए दिया और 14% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया, तो 14 रुपए जो है बैंक का इनकम है। बट कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस भी तो रहेंगे ना बैंक के, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भी तो रहेंगे। जैसे यार किसी बंदे ने, जैसे राहुल ने ही एचडीएफसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट जमा किया या रिकरिंग डिपॉजिट जमा किया या फिर सेविंग्स डिपॉजिट जमा किया है, तो उस पे भी तो एचडीएफसी बैंक को कोई इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करना पड़ेगा ना डिपॉजिट्स पे। तो अगर एचडीएफसी बैंक 6% या 4% का इंटरेस्ट रेट दे रही है ऑन द डिपॉजिट्स, तो 4% ऑफ 100 रुपीज कितना हो गया, 4 रुपीज। तो इस केस में एचडीएफसी बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम कितना हो गया, दैट इज इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो 14 रुपीज माइनस 4 रुपीज इक्वल्स टू 10 रुपीज। ये आपका एचडीएफसी बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम हो गया। ओके, तो यार यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या कर रहा है, उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए, तो इसलिए क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो अपने फिक्स डिपॉजिट पे ज्यादा से ज्यादा पैसा दे रहा है एक जनरल पब्लिक को। तो पहले 4% पे देता था, अभी वही वो क्या कर रहा है, 8% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है डिपॉजिट्स पे, बट लोन तो वो 14% पे ही दे रहा है अभी भी। तो इस केस में क्या हो रहा है, नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक का कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 14 रुपीज पे दे रहा है -8 रुपीज। ठीक है, तो कितना हो गया, 6 रुपीज का भी नेट इंटरेस्ट इनकम उनके पास रहता है। पर पहले कितने रुपए का मिलता था उनको, 14 माइनस 4 रुपीज, दैट इज 10 रुपीज। तो पहले के केस में 10 रुपीज का इंटरेस्ट इनकम था, अभी के केस में कितना इंटरेस्ट इनकम हो गया, जस्ट 6 रुपीज। तो देखो
बैंक अगर ज्यादा से ज्यादा अगर इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स दे रही है और लोन का जो अमाउंट है, लोन पे जो इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है वो अगर कांस्टेंट रख रही है, तो इंटरेस्ट इनकम बैंक का है वो कम होते होते हो जाएगा। इंटरेस्ट इनकम अगर कम हो रहा है तो उसके वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कम हो जाएगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब क्या? कुछ नहीं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इक्वल्स टू नेट इंटरेस्ट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टेड एसेट्स। ओके, मतलब क्या? देख लो यहाँ पे यार, एवरेज इन्वेस्टेड एसेट्स, एसेट्स क्या है बैंक के लिए? लोन उनके एसेट्स है। तो मान के चलो दिसंबर में उनके एसेट्स थे 4 लाख, 4 लाख 733, और 19 में उन्होंने लोन्स दिए थे, दैट इज 4,05,542, 4,05,542 उन्होंने लोन प्रोवाइड किए थे। तो अगर हम एक कैलेंडर ईयर में बात करें तो उन्होंने लोन प्रोवाइड किए थे 4,0733, और दूसरे कैलेंडर ईयर में हम बात करें तो 4,05,542.2। तो ये क्या है? एसेट्स है यार बैंक्स के। तो अगर हमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? जो भी हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम आया डिवाइडेड बाय इन्वेस्टेड एसेट्स, उनका एवरेज लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, नेट इंटरेस्ट इनकम हमने पहले से डिसाइड किया है, पता है हमें क्या करते हैं हम? इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, वो कितना आ गया? 14,110.5। एवरेज लोन्स टू कस्टमर्स कितना दिया यार? ये 2 साल में एवरेज लोन्स कितना दिया हुआ है? एवरेज इन्वेस्टेड एसेट्स क्या है? इन दोनों का एवरेज, वो कितना आ रहा है? 4,03,137.8। तो जिसकी वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना आ गया? आप क्या करोगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन के लिए? नेट इंटरेस्ट इनकम बाय एवरेज लोन्स कितना हो गया? 3.5%। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ गई है। तो नेट अगर आप ज्यादा से ज्यादा अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस दोगे तो जिसके वजह से आपका नेट इंटरेस्ट इनकम कम होगा, और जिसके वजह से आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बैंक का कम होगा, एंड विच इज अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर दैट पर्टिकुलर बैंक अगर उनका नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी ज्यादा कम होता है। तो ये क्वेश्चंस आरबीआई ग्रेड बी के इंटरव्यू में हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स बैंकर्स को पूछा जाता है। बैंकर्स को पूछा जाता है यार, किसी को भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इट्स अ बेसिक थिंग यार। आप आरबीआई में जा रहे हो तो आपको बैंक के बारे में पता होना चाहिए, तो इसलिए नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ऐसा भी सवाल आता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक का टर्म डिपॉजिट्स क्यों बढ़ गया है? तो आपको अभी पता है क्यों बढ़ गया है टर्म डिपॉजिट्स? यू हैव द रीजन विथ यू। ओके, सीएम ऑफ तेलंगाना रेवांत रेड्डी, जिनका पूरा नाम है अनुमला रेवांत रेड्डी, उनको सीएम बनाया है तेलंगाना का। तो ये सेकंड चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना के। क्यों सेकंड बोल रहा हूँ यार? क्योंकि तेलंगाना अभी तो बना है ना, 10 साल पहले तो फॉर्म हुआ है। तो अगर 10 साल पहले ही फॉर्म हुआ है तो इसके वजह से हमारे सेकंड सीएम है तेलंगाना के। फर्स्ट दलित डेप्यूटी सीएम भी बन गए हैं तेलंगाना के, जिनका नाम है मल्लू भट्टी विकारा मार्का। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू अगेन अ शॉर्ट थिंग। कुछ तो एआई रेगुलेशंस के बारे में बात हो रही थी यूरोपियन यूनियन में, बट यूरोपियन यूनियन में एआई रेगुलेशंस की बात हो रही है, उसके ऊपर अभी तक कोई अच्छी पॉलिसी नहीं आई है। तो बातें करना हमारे लिए थोड़ी ना इंपॉर्टेंट बनता है, जब पॉलिसी आ जाएगी उसके ऊपर हम बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये बात करना चाहता हूं मैं, ओपन एआई ना का जो टूल है जिसका नाम है चैट जीपीटी, ये क्या है यार? कैसा टूल है? रीजनरेटिव एआई टूल है। मतलब क्या? आप उसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो तो आपको वो इंफॉर्मेशन वापस प्रोवाइड करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने उसको पूछ लिया व्हाट इज आरबीआई, तो मुझे बता देगा आरबीआई के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। तो मुझे उसको कुछ ना कुछ टाइप करके देना पड़ेगा, और वो भी मुझे जो रिप्लाई देगा टाइप करके ही रिप्लाई दे देगा। ठीक है, सो दिस इज एन एआई बॉट, सिंपल बट एआई बॉट। इसको आप एआई जनरेटिव बॉट बोलते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये जनरेटिव रिजल्ट्स दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। तो ओपन एआई का एआई बॉट का नाम है चैट जीपीटी, गूगल के वैसे ही एआई बॉट का नाम है बार्ड। इंपॉर्टेंट है, ओपन एआई काफी ज्यादा चल रहा है, चैट जीपीटी पता होना चाहिए। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म भी क्या है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है,
10 से 12 दिन के पहले वाले लेक्चर में। तो चैट जीपीटी का फुल फॉर्म के लिए आपको रेफरेंस पे जाने की जरूरत नहीं है, वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म आप गूगल पे डाल दो, चैट जीपीटी का आपको फुल फॉर्म पता चल जाएगा। तो चैट जीपीटी का इस बार तो भी फुल फॉर्म पता होना जरूरी है। गूगल का वैसा ही है बार्ड, तो बार्ड किसका पता होना चाहिए, दैट इज ऑफ गूगल। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये क्या करता है एक बार पढ़ लो, क्या किया है इसने एक बार पढ़ लो। ओके तो क्या हुआ था यार, जो हमारा सेबी है, सेबी इज अ मार्केट रेगुलेटर। तो ये मार्केट रेगुलेटर ने एक स्टॉक ब्रोकर पे पेनाल्टी लगाई थी। स्टॉक ब्रोकर मतलब क्या, ऐसी एंटिटी जिसके पास जाके आप आपके सारे शेयर मार्केट्स रिलेटेड, फाइनेंशियल मार्केट्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे मुझे शेयर खरीदना है तो मुझे स्टॉक ब्रोकर की जरूरत रहेगी, क्योंकि स्टॉक ब्रोकर ही मुझे ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है। स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही आजकल मुझे डीमैट अकाउंट भी बनाया जा रहा है। तो स्टॉक ब्रोकर क्या कर रहा है, मेरे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने का काम कर रहा है। राहुल को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसके वजह से बॉन्ड्स खरीद सके, शेयर्स खरीद सके, डेरिवेटिव्स में इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है, तो जीरोधा स्टॉक ब्रोकर है, अपस्टॉक स्टॉक ब्रोकर है, शेयर खान स्टॉक ब्रोकर है, मोतीलाल ओसवाल स्टॉक ब्रोकर है, वैसे आईआईएफएल भी स्टॉक ब्रोकर है, आईआईएफएल सिक्योरिटीज भी स्टॉक ब्रोकर है। okay. तो सेबी ने कुछ दिनों पहले आईआईएफएल सिक्योरिटीज पे पेनाल्टी लगाई थी, उन पे कुछ बिजनेस रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, क्योंकि सेबी का बोलना था आईआईएफएल सिक्योरिटीज सेबी के एक्ट में जो भी रूल्स लिखे हुए हैं उसको वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियसली उनके रूल्स अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो सेबी ने उनपे पेनाल्टी लगा दी थी। ओके, क्या रूल्स नहीं फॉलो किया नीचे पढ़ेंगे, बट पेनाल्टी कितने की लगाई थी वो समझ लो। पेनाल्टी लगाई थी 1 करोड़ रुपए की। ठीक है, और उनको बोला गया था कि आप नए क्लाइंट्स जैसे राहुल जैसे क्लाइंट्स, अक्षय जैसे क्लाइंट्स, मृण्मयी जैसे क्लाइंट्स, या फिर ऐसे कोई भी क्लाइंट्स आप अगले 2 साल के लिए नहीं बना सकते हो। आपके प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी नए क्लाइंट्स नहीं लेके आ सकते हो। ये भी सेबी ने आईआईएफएल सिक्योरिटीज को बोला था। ये सेबी ने क्यों बोला था, क्योंकि उनका बोलना था कि ये जो स्टॉक ब्रोकर है अपना पैसा, खुद का पैसा और इन्वेस्टर्स का पैसा, दैट इज जो भी क्लाइंट का पैसा, जैसे राहुल का पैसा कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो सेबी का बोलना था स्टॉक ब्रोकर खुद का पैसा और राहुल जैसे क्लाइंट्स का पैसा एक अकाउंट में डाल रहे हैं, एक अकाउंट में डाल रहे हैं, और वो अकाउंट के मदद से वो जगह 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 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो ऐसा चीज नहीं कर सकता है स्टॉक ब्रोकर। तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी राहुल का अकाउंट है वो अकाउंट सेपरेटली ही रखना पड़ेगा। ओके, और जो खुद का अकाउंट है, जो अकाउंट में खुद का पैसा है, जो ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहा है, वो अलग रखना पड़ेगा। अगर मर्ज किया जाता है तो सेबी उन पे फाइन लगाती है। तो वही किया था आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने, अपना और इनका पैसा मर्ज कर दिया था एक ही अकाउंट में, विच इज अ नॉट अप्रूव्ड बाय सेबी। इसलिए सेबी ने 1 करोड़ का फाइन लगा दिया था और उनको बोल दिया था कि आप 2 साल तक नए क्लाइंट्स को नहीं ला सकते आपके प्लेटफॉर्म पे। ओके, तो अगर स्टॉक ब्रोकर अपना पैसा और क्लाइंट्स का पैसा एक ही अकाउंट में रखता है तो उसको आप पूल अकाउंट बोलते हो, और ये पूल अकाउंट के माध्यम से स्टॉक ब्रोकर अपनी सारी की सारी चीजें करता है। सारी की सारी चीजें मतलब सर बता तो दो, बता रहा हूं। ठीक है, सो फॉर एन एग्जाम्पल, राहुल क्लाइंट है आईआईएफएल सिक्योरिटी का, तो राहुल को सिक्योरिटी बाय करनी है, रिलायंस का एक शेयर बाय करना है, तो राहुल क्या करेगा, राहुल एक शेयर का पैसा दे देगा टू दी स्टॉक ब्रोकर। ठीक है, स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही तो जाएगा ना पैसा।
तो 2,000 रुपए का रिलायंस का शेयर है, 2,000 रुपए स्टॉक ब्रोकर के अकाउंट से कट जाएंगे, राहुल के अकाउंट से स्टॉक ब्रोकर काट लेगा। तो ये जो स्टॉक ब्रोकर है, स्टॉक ब्रोकर सिक्योरिटी देता है क्या? रिलायंस का शेयर ऑटोमेटिकली राहुल के अकाउंट में स्टॉक ब्रोकर देता है क्या? नहीं। राहुल के अकाउंट से रिलायंस के शेयर के लिए पैसा काट लिया स्टॉक ब्रोकर ने, ये पैसा स्टॉक ब्रोकर क्लियरिंग कॉरपोरेशन को दे देगा। क्लियरिंग कॉरपोरेशन पैसा मिलने के बाद स्टॉक ब्रोकर को शेयर सर्टिफिकेट दे देगा और स्टॉक ब्रोकर वही शेयर सर्टिफिकेट राहुल के डीमैट अकाउंट में रख देगा। राहुल का पैसा स्टॉक ब्रोकर डिडक्ट कर रहा है क्योंकि राहुल को सिक्योरिटी बाय करनी है, वो पैसा वो दे रहा है क्लियरिंग कॉरपोरेशन को। क्लियरिंग कॉरपोरेशन वो पैसा मिलने के बाद राहुल स्टॉक ब्रोकर को रिलायंस का शेयर सर्टिफिकेट दे रही है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल फॉर्म। वही शेयर सर्टिफिकेट डिजिटल फॉर्म में राहुल के डीमैट अकाउंट में रखा जा रहा है बाय द स्टॉक ब्रोकर। ओके, तो ये काम करता है आपका स्टॉक ब्रोकर। चलो, सो आई गेस समझ गया है। तो बट यहाँ पे क्या हुआ, IIFL सिक्योरिटी का बोलना था यार, जो सेबी ने हम पे फाइन लगाया है ना, जो बिल्कुल गलत लगाया है, हमने ऐसा कुछ भी चीज नहीं किया हुआ है, ऐसा IIFL सिक्योरिटी बोलता है। तो इसलिए IIFL सिक्योरिटी क्या करेगा, एक बड़े वाले कोर्ट पे चले जाएगा, एक बड़े वाले क्वासी जुडिशियल बॉडी के पास चले जाएगा। वो क्वासी जुडिशियल का बॉडी का नाम है SAT, दैट इज सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो वो सैट में वो चले जाएगा। अगर वो अभी सैट में चले गया है तो सैट अभी वेरीफाई करेगा कि यार सेबी ने जो भी IIFL सिक्योरिटी पे जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए, जो भी पेनाल्टी लगाई है, ये सच्ची कुछ रूल्स के वायलेशंस हुए हैं तभी लगाई है या फिर सेबी ने गलत डिसीजन लिया है। तो ये सैट ने अभी चेक किया IIFL सिक्योरिटी के कंप्लेंट करने के बाद टू दी सैट। तो सैट को पता चला कि सेबी की तरफ से गलती हो गई है, कि उन्होंने इतना भी कोई बड़ा ब्रीच नहीं किया है रूल्स का जिसके वजह से उनको 1 करोड़ की पेनाल्टी लगाई जाए। तो सैट ने बोल दिया नहीं नहीं सेबी, आप 1 करोड़ की पेनाल्टी इनसे नहीं ले सकते हो, आपको जो पेनाल्टी लगेगी वो 20 लाख रुपीस की लगेगी। सो IIFL को सिक्योरिटी, IIFL सिक्योरिटी को अभी पेनल्टी कितने देनी है, 20 लाख रुपीस की पेनल्टी ही देनी है, बल्कि सेबी ने लगाई थी 1 करोड़ की, एंड दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन जो सैट बोल रहा है। और जो 2 साल का बिजनेस रेस्ट्रिक्शन भी लगाया था ना फॉर टेकिंग न्यू टाइप ऑफ क्लाइंट्स, वो भी गलत है, वो भी गलत है, ऐसा सैट बोलता है। उसमें भी हमने जो रेस्ट्रिक्शन सेबी ने लगाए है उसको भी हम नलीफाई कर रहे हैं, ऐसा सैट बोल रहा है। तो उसका मतलब क्या है, IIFL सिक्योरिटीज नए क्लाइंट्स को अभी ले सकती है। ओके, तो यार एक 1993 का सर्क्यूलर आया था, क्या बोला एक बार देख लो। रिक्वायर्ड दैट एपेलेंट, एपेलेंट मतलब जो कंप्लेनेंट, एपेलेंट मतलब कंप्लेनेंट, यहाँ पे कौन कंप्लेनेंट है, IIFL सिक्योरिटीज। तो IIFL सिक्योरिटीज ऐसा कंप्लेनेंट है जो सैट पे कंप्लेंट कर रहा है। तो ऐसा कंप्लेनेंट जो सैट में कंप्लेंट कर रहा है, सैट में अपना एप्लीकेशन डाल रहा है, वो अप्लीकेंट या वो कंप्लेनेंट को आप एपेलेंट बोलते हो। ओके, तो 1993 सर्क्यूलर बोलता था कि एपेलेंट जो है जैसे IIFL सिक्योरिटीज, उसको अपने सेपरेट अकाउंट्स रखने पड़ेंगे। जैसे क्लाइंट अकाउंट अलग रखना पड़ेगा उसको, जैसे राहुल का अकाउंट अलग रखना पड़ेगा और खुद का अकाउंट भी अलग रखना पड़ेगा। ओके, ट्रिब्यूनल नोटेड दैट 1993 circular did not prohibit making a pool account, and thus whether the amount goes directly to the settlement account or passes through the pool account becomes irrelevant. Okay, तो सैट का बोलना है कि 1993 का सर्क्यूलर जो है पूल अकाउंट को बनाने के लिए मना नहीं करता है। तो इसके वजह से सैट बोलता है जो भी IIFL पे जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए सेबी ने, वो कोई काम के नहीं है, दैट इज अ इर्रेगुलर वायलेशन जो सेबी ने लगाया है, एंड दैट हैज टू बी नलिफाइड एज सुन एज पॉसिबल। तो इसलिए 2 साल का उनपे जो रेस्ट्रिक्शंस लगाया वो हटा दिया है,
1 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है वो भी हटा के उन्होंने अभी 20 करोड़ रख दी है, 20 लाख कर दी है। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। ओके, तो अभी सैट क्या है? सैट क्या है? अगर यार सेबी कोई उसके मार्केट पार्टिसिपेंट्स पे, आई मीन उसके कोई जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज है, जैसे स्टॉक ब्रोकर हो गया, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, और क्या, डिपॉजिटरीज हो गए, अगर इन पे कोई पेनाल्टी लगाता है, इन पे कोई एक्शन लेता है, तो ये सारे लोग सैट के पास जाके अपने एप्लीकेशन को फिर से फाइल कर सकते हैं। अगर कोई एंटिटी को लगता है कि हमारे साथ सेबी ने इनजस्टिस किया है, तो ये पार्टिसिपेंट सैट के पास जा सकते हैं और अपने कंप्लेंट्स को रेज कर सकते हैं। ये मतलब कौन लोग? सेबी, जो सेबी के जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज है, जैसे डिपॉजिटरीज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, स्टॉक ब्रोकर्स, अमॉन्ग्स्ट अदर्स। तो सर सैट जो है सेबी रिलेटेड केसेस को ही हल करता है क्या? ओके, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पर सैट का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो वैसा ही हुआ था कि सेबी रिलेटेड केसेस को ही वो सॉल्व करेगा, उसको रिजॉल्व करेगा। बट टाइम जैसे जैसे बढ़ते गया, हमने आइडेंटिफाई किया कि यार पीएफआरडीए रेगुलेटेड एंटिटीज है, अगर उनको भी कोई दिक्कत होगी, अगर उनपे भी कोई गलत रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं पीएफआरडीए ने, और वो एंटिटीज अगर खुश नहीं है, तो वो पीएफआरडीए रेगुलेटेड एंटिटीज भी सैट के पास जा सकते हैं। ओके, जैसे पीएफआरडीए रेगुलेटेड एंटिटी पेंशन फंड, एसबीआई पेंशन फंड पे गलत तरह की पेनाल्टी लगाई है, गलत तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं पीएफआरडीए के द्वारा, तो पीएफआरडीए की जो एंटिटी है एसबीआई पेंशन फंड, वो भी सैट के पास जा सकती है और अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, जिसके ऊपर भी सैट रिजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और ये पीएफआरडीए रेगुलेटेड एंटिटी के साथ ही है क्या सर? नहीं, पीएफआरडीए रेगुलेटेड एंटिटी के साथ है, आईआरडीए रेगुलेटेड एंटिटी के साथ भी है। ओके, तो देखो, तो हमें पता है सेबी एक्ट के अंदर, सेबी के अगर कोई कंप्लेंट्स है उसको भी रिजॉल्व करेगा सैट, पीएफआरडीए के कंप्लेंट्स है, रेगुलेटेड एंटिटीज के कंप्लेंट है, उसको भी रिजॉल्व करेगा, और आईआरडीए रिलेटेड कंप्लेंट्स है उसको भी रिजॉल्व करेगा सैट। तो सैट जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऐसी बॉडी जो एक्ट के थ्रू बनी हुई है, और एक्ट के थ्रू बनी है उसको आप स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हो। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी क्या करती है? अपने खुद लॉज और रूल्स बना सकती है इन द डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट, इन द पब्लिक इंटरेस्ट, इन द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। ऐसे लॉज और रूल्स बना सकती है जिसके वजह से लोगों के साथ कोई भी इनजस्टिस ना हो। तो ये सेबी बनी थी, याद रखिए, सैट बना था 15K, सेक्शन 15K ऑफ सेबी एक्ट ऑफ 1992 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू हियर एंड डिस्पोज ऑफ अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर पास बाय सेबी, यू ऑलरेडी नो दैट बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड इट। तो ये पीएफआरडीए के जो अपील्स जो लिए जाएंगे सैट के द्वारा, ये चीज कब पास हुई थी? ये चीज पास हुई है 27 मई 2014, इंपॉर्टेंट है। जो आईआरडीए के अपील्स जो लेगी सैट, ये चीज कब पास हुई है? ये चीज पास हुई है 23 मार्च 2015 को। सो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है कि सैट के अंदर सेबी रिलेटेड अपील्स आ रहे, पीएफआरडीए रिलेटेड अपील्स आ रहे, और आईआरडीए रिलेटेड अपील्स आ रहे हैं। तो मान के चलो यार, आईआरडीए ने कोई इंश्योरेंस कंपनी पे गलत रेस्ट्रिक्शंस लगाए, तो वो इंश्योरेंस कंपनी सैट के पास जा सकती है और अपना अपील कर सकती है। बट आईआरडीए के किस तरह के कंप्लेंट्स ही एंटरटेन किए जाएंगे बाय द सैट? ऐसे कंप्लेंट्स एंटरटेन किए जाएंगे अगर आईआरडीए ने इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस एक्ट के अंदर, गिबना एक्ट के अंदर और आईआरडीए एक्ट के अंदर अगर कुछ पेनाल्टीज लगाए हैं या फिर कुछ बिजनेस रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं ये एक्ट के अंदर ही, तो ही जाके इंश्योरेंस कंपनी सैट के पास जा सकती है, वरना नहीं जा सकती है। ठीक है, तो अगर इंश्योरेंस कंपनी ये एक्ट के अंदर जो भी उन पे पेनाल्टीज लगाई है आईआरडीए के द्वारा, तो वो ही अपील्स वो सैट के पास जाके फाइल कर सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती है। ओके, सो सेम गोज फॉर पीएफआरडीए रेगुलेटेड एंटिटी आल्सो। पीएफआरडीए एक्ट 2013 के अंदर अगर कोई रेगुलेटेड एंटिटी खुश नहीं है बिकॉज ऑफ द डिसीजन ऑफ पीएफआरडीए, तो वो तभी जाके सैट के पास जा सकती है
जब पीएफआरडी एक्ट 2013 के अंडर पीएफआरडीए ने कोई भी एक अच्छा डिसीजन पेंशन फंड रिलेटेड या पीएफआरडीए रेगुलेटेड एंटिटी के अगेंस्ट में दिया हो, तो ये एक्ट्स का जानना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. I hope we are very clear on this. I hope everything is very clear. I tried to explain you everything in a much simplified manner as much as possible. If you like this session, do let me know in the comment section. Your comments are really much more valuable to me, as I have recently started this initiative on the eve of Lakshmi Pujan. So that's why your comments are much more valuable to me. So kindly do let me know. Thank you so much. We will be meeting on Sunday for the Business Standard newspaper analysis session on the same platform. Why Sunday? Because I have already told you that there will be no session on Saturday because I do not get enough time. And why Sunday? So actually Sunday there is off of Business Standard newspaper. So the news of Business Standard which comes on Saturday, we will be covering that in Sunday. We will be covering that on Sunday. Okay. So what about Sunday news? There is no news of Business Standard on Sunday. So there is no point to discuss it about any other kind of newspaper, because I feel Hindu is really invalid for all the regulatory bodies as aspirants. So just keeping the long air short, तो संडे का जो सैटरडे का जो पेपर आता है हम डिस्कस करेंगे संडे को, और संडे का तो कोई पेपर ही नहीं आता है इसलिए उसका डिस्कशन तो हम करते ही नहीं है. आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियरर टू यू. इफ यू लाइक एनीथिंग अबाउट द लेक्चर, do let me know in the comment section. Thank you so much.